हेलो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ रहिएगा। और जो लोग ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भ्रमित वाली चीज़ें भी चल रही है, इन चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है, ना कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट कि आपको इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा। उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान कीजिएगा जो आप में इंटरेस्ट हो, या फिर जो लोग गेम खेलते हो उनमें रहिएगा। कुछ अलग एक्टिविटी घर पे रहकर ही करते रहिएगा, ताकि आप लोग इन नेगेटिव इफ़ेक्ट से दूर रहे और आप लोगों का मन भी शांत रहेगा। फिर आप लोग सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जो लोग चैनल से अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना हमारे इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आराम से पढ़ सके, उसे किसी और बुक की ज़रूरत ना पड़े। जितना हो सकता है उतना आप लोगों को यहाँ पर डीपली हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कोई और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इससे संबंधित हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। जितना हो सकेगा आपको उतना प्रैक्टिस सेट भी यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री आप लोग की समाप्त होने वाली है, उसके बाद सिर्फ आपके MCQ क्वेश्चन ही स्टार्ट होंगे। बीच में आप लोगों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी होगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी होते रहेंगे, विद मैप के साथ होंगे, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है। कल हम लोगों ने आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी बताया था, गांधी इरविन समझौता बताया था। वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, तभी आप लोगों के ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, आपको हिस्ट्री से अलग मिल जाएगा। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आपको बताया था यहाँ पे, कि यहाँ से वापस आ गए थे और उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे उन्हें जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसके कारण ये असफल हो गया था। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, आप लोगों से यहाँ से तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और भी छोटी छोटी चीज़ें, फिर आपके यहाँ पे गवर्नर जनरल स्टार्ट कर देंगे, वाइसराय, इनके बीच में क्या हुआ था, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कल आपको पहला और दूसरा ये दो चीज़ें बता दी गई थी। यहाँ पे तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में, एक हुआ था 1930 में, फिर 31 में, और फिर उसके बाद हुआ था 32 में। और इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ भाग लिया था कहीं में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तीसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने यहाँ पे भाग नहीं लिया था। इन सभी में अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पहली, दूसरी, तीसरी तीनों में भाग लिया था, तो तीनों में भाग लेने वाले सिर्फ भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। और यहाँ से इस एक क्वेश्चन और बनता है कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? उस समय प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनल। अगर आपसे ये पूछेगा कि उस टाइम पे, जिस टाइम 1932 ईस्वी में तीसरे गोलमेज सम्मेलन हो रही थी, कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था, सिर्फ ओनली यहाँ पे सिर्फ भीमराव अम्बेडकर ने ही भाग लिया था। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? वहाँ के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनल। ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे 1932 ईस्वी का कौन सा था सांप्रदायिक निर्णय। ये क्या था, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1932, पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो सांप्रदायिक पंचायत था, सांप्रदायिक निर्णय था, ये कब था? 1932 ईस्वी में था। और ये कब हुआ था कि जब वहाँ की जो ब्रिटिश इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, कौन? रेमजे मैकडोनल, ये यहाँ का प्रधानमंत्री था। इन्होंने क्या किया था कि जो 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी। अब ये क्या था कि रेमजे ने, जो वहाँ के PM थे, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने घोषणा की थी किसकी? कम्युनल अवार्ड की।
ये यहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी थी इस अवार्ड की। यहाँ पे 1932 ईस्वी में रेमजे ने, जो यहाँ पे इंग्लैंड के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी। और यहाँ पे क्या प्रस्ताव रखा गया था? इनका प्रस्ताव रखा गया था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन। जिस तरीके से मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन पद्धति बीच में आप लोगों ने पढ़ी होगी थी वहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन, कि उनका भी जो निर्वाचन होगा वो भी अलग होगा। यानी कि इन्होंने देश का बंटवारा करना शुरू कर दिया था। पहले मुसलमानों ने किया, फिर उसके बाद दलित वर्ग आ गए। इस तरीके से अगर देश बट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे इन्होंने किया था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन। ये अपनी चीज़ें अपने पास से नहीं पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें आपको एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ाई जाती है, लेकिन बुक सब पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आती है। तो इसीलिए आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ था कि जो आपके मदन मोहन मालवीय थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपालाचार्य थे, इनके जो प्रयास थे उसके द्वारा 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक आमरण अनशन के बीच पूना समझौता भी हुआ था। ये एक ऐसा था कि यहाँ पे बंटवारे की बात हो गई थी और एक अंबेडकर जी चाहते थे कि वो अलग से ही हो, इनका निर्वाचन अलग हो, जिसकी वजह से गांधी जी नहीं चाहते थे कि, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर अलग अलग निर्वाचन पद्धति स्टार्ट हो गई तो देश अलग अलग ही बढ़ जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वो अंबेडकर जी से मिलना चाहते थे। उस टाइम पे वो जेल में थे और वहाँ पे इन्हीं के प्रयासों के द्वारा एक पूना समझौता एक्ट भी हुआ था 1932 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में और आपके अंबेडकर जी के बीच में। इन दोनों के बीच में ये आपका क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था यहाँ पे। और किन के प्रयासों से होता है? इसमें मदन मोहन मालवीय थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपालाचार्य थे। पहले अंबेडकर जी बिल्कुल जिद पर थे कि उन्हें ये निर्वाचन पद्धति अलग करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो दलित वर्ग हैं उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें भी अलग से निर्वाचन मिलना चाहिए, अलग से उनका भी भाग होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से जब वो यहाँ पे गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उसकी वजह से फिर अंबेडकर को उन्होंने समझाया कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके से तो वहाँ पे उनकी सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। जितनी पहले 47 थी या 50 थी उसका डबल कर दिया जाएगा, 100 कुछ 150 के आसपास आपकी सीट कर दी जाएगी। लेकिन ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है, जो आपका जो ये दलित वर्गों को अलग अलग बंटवारा करना है, इस तरीके से देश बंटवारे पर आ जाएगा। हर एक धर्म, हर एक जाति अपनी अलग अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे पूना समझौता एक्ट भी हुआ, ये समझौता हो गया था। और अंबेडकर जी ने इसे यहाँ पे रोक दिया था कि नहीं, इसी तरीके से ठीक है। इसकी सीटों को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इन सीटों को बढ़ाया गया था, घटाया गया था। तो ये इनकी दलित वर्गों की जो सीटें थी उसको बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने यहाँ क्या किया था कि जब ये चल रहा था, सांप्रदायिक निर्णय चला था, इसी के यहाँ पे गांधी जी ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। आमरण अनशन किया था इन्होंने 1932 ईस्वी में यहाँ पे शुरू कर दिया था कि जो हो रहा है इसे देश का सिर्फ बंटवारा होगा और कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा था कि ठीक है, हरिजनों के लिए, जो आपकी दलित जाति है उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, जो आपकी सीटें है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो इन्होंने इसके तहत क्या किया, जो सीटों की संख्या थी, सीटों की संख्या को बढ़ा दिया था। कहीं पे 47 मिलती है, 147, कहीं पे 75 मिलती है, 175। तो इस तरीके से ये कोई सीट निर्धारित नहीं है, किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है। तो इन्होंने इस संख्या को क्या किया था, बढ़ा दिया था, डबल करके बढ़ा दिया गया था। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भी सीटें मिलती हैं, लेकिन आप इतना ही याद रखिएगा कि इन्होंने सीटों को यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से फिर गांधी जी ने यहाँ पे इन दोनों के बीच में पुनः समझौता हो गया था। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम 1940 ईस्वी का कौन सा, अगस्त प्रस्ताव। अब ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, यहाँ पे क्या किया कि जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें जो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को
मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। क्योंकि यहाँ जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें क्या किया कि जो भारत को अपना डोमिनेंट स्टेट है ये इसका मुख्य लक्ष्य बना दिया गया यहाँ पे। और युद्ध के पश्चात जब युद्ध चल रहा था यहाँ पे 1939 में जो सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, उसी के दौरान इन्होंने क्या किया कि युद्ध के पश्चात हमें संविधान सभा का गठन करना, यह इनका लक्ष्य रखा गया कि जो युद्ध होगा युद्ध के पश्चात क्या करेंगे, हम संविधान सभा का गठन करने का अपना लक्ष्य उसको रखेंगे ताकि हमें अपना डोमिनेंट स्टेट होगा। इसका महत्वपूर्ण जो अगर आपसे पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था, इनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, डोमिनियन स्टेट्स, ये इन्होंने यहाँ पे रखा था। और इसीलिए अगस्त प्रस्ताव में ये रखा था कि जो भारत के लिए डोमिनेंट स्टेट को मुख्य लक्ष्य माना गया और युद्ध के पश्चात इन्हें संविधान सभा के गठन को लक्ष्य रखा गया था। लेकिन कांग्रेस ने क्या करा, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगर आपसे पूछे कि क्या कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया था, कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं 1942 ईस्वी की। ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़िएगा, 1940 में क्या हुआ था, 1932 में क्या हुआ था, क्योंकि जब आप फिर उसके बाद गवर्नर पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वायसराय पढ़ेंगे, तो उसके दौरान भी ये चीज़ें आएंगी और भी ज़्यादा डीपली कि इनके दौरान ये हुआ था, इसके बीच में ये युद्ध हुआ था, ये इस टाइम पे ये वायसराय थे, गवर्नर थे, जिससे आपको और भी आसान होगा इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, 1942 ईस्वी में क्या होता, क्रिप्स मिशन, क्योंकि ये ज़्यादातर सीरीज भी पूछ ली जाती है। अगर आपसे पूछ लेगा कि सांप्रदायिक निर्णय, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, इन तीनों की सीरीज बताइए, तो 1932 है, फिर उसके बाद 1940 है, फिर 1942 है। इस तरीके से आपके यहाँ पे सीरीज भी पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन क्या था कि जो आपका डोमिनियन स्टेट था उसके साथ ही भारतीय संघ की स्थापना क्रिप्स मिशन में प्रस्तावित थी। यहाँ पे क्या किया, जो युद्ध हो गया था यहाँ पे 1940 में, उसकी पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने की इन्होंने बात कर दी कि ठीक है, जब संविधान सभा होगा तो हम प्रांतीय जो विधानसभा है उनके द्वारा आपके सदस्यों का चुनाव करा लेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में सिर्फ एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है। ये ही आपसे सिर्फ क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाता है, इसके अलावा क्रिप्स मिशन में कुछ नहीं पूछता। यहाँ पे पूछेगा कि किसने, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, या फिर कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा भी कहते हैं कि यह एक आगे की तारीख का चेक है या पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन बाद में कब आया था, 1942 ईस्वी में ये आया था। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1942 ईस्वी की, यहाँ पे क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है, आपसे पूरे डेट पूछता है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और ये क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में इसके सर्वसम्मति इसके प्रस्ताव को यहाँ पे पारित कर दिया गया था। 1942 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, ग्वालियर टैंक में। आपसे पूछ लेगा, यहाँ पूरी डेट ही पूछता है, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट के साथ पूछता है कि ये कब हुआ था, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें ही इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। और यहाँ पे गांधी जी ने नारा लगाया था, कौन सा, गांधी जी का नारा था, करो या मरो। यहाँ गांधी जी ने लगाया था डू और डाई, यानी कि करो और मरो।
करो या मरो का नारा लगाया था। अगर आपसे पूछ लेगा कि करो या मरो का नारा, ये तो सबको पता होगा किसका था, गांधी जी का था। साथ में ये भी पूछेगा कि ये कब इन्होंने इस नारे को दिया था या इन्होंने कब ये नारा दिया था। तो ये नारा दिया था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या कर दिया गया कि यहाँ इन्हें अंग्रेज़ों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया था और इन्होंने क्या कर दिया कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता थे यहाँ पे, जो इनकी लीडरशिप कर रहे थे यहाँ पे संघ की, उन्होंने उन्हें क्या कर दिया, यहाँ पे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, ये सारे बड़े बड़े नेता जितने भी थे उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान फिर क्या हुआ कि बलिया उत्तर प्रदेश, यहाँ कुछ सरकारें बनी। सरकारें, पहली सरकार कहाँ बनी, बलिया यूपी। दूसरी क्या थी आपकी, तामलुक। तामलुक कहाँ थी, बंगाल। और तीसरी थी आपकी सतारा। सतारा कहाँ थी, महाराष्ट्र। ये थी आपकी दूसरी और ये थी आपकी तीसरी। ये क्या थी, जो आपकी बलिया उत्तर प्रदेश की है, तामलुक बंगाल की है और सतारा महाराष्ट्र की है। इसमें क्या करिए, समांतर सरकारों का इन्होंने गठन किया गया, क्योंकि फिर इसमें छोटे छोटे जो संघ थे इन्होंने संघ बनाए, फिर उसके बाद उनके नेतृत्व का संभाला। क्योंकि जब पहले ही उनके इतने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो लेकिन यहाँ पे हमारा इनका सबका एक साथ था कि भारत छोड़ो आंदोलन, कि इस बार पीछे नहीं हटना है। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक समांतर सरकारों का गठन कर दिया गया और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो का विरोध, आंदोलन का विरोध किया था। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। और फिर उसके बाद इन्होंने 23 मार्च 1943 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि 23 मार्च 1943 ईस्वी को इन्होंने क्या कर दिया, पाक दिवस मनाया गया इनके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट थी। फिर उसके बाद जब इनके नेताओं को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहाँ पे ऊषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ऊषा मेहता ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया था यहाँ पे। उसके बाद नारायण थे यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे फिर उसके बाद नेता है। किसी ने यहाँ पे रेडियो तक ही काम किया, किसी ने यहाँ पे भूमि से काम किया, भूमिगत रूप से काम किया, सबको रेडियो के माध्यम से सबको आगाह करती रही, मोटिवेट करती रही, ताकि वे पीछे ना हटें। उन्हें जितना ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा उतना ही ज़्यादा वे लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन सब ने मिलकर ही इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ जो आपको अभी बताई जा रही है ये इनका सिर्फ एक शॉर्ट रूप है। आपको जब बीच बीच में ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जाएंगी जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद आया आपका 1944 ईस्वी में क्या, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये कहाँ आया, 1944 ईस्वी में। ये क्या था, इसमें क्या करते हैं कि जो मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया। इसमें किसमें, जो आपका राजगोपालाचार्य फॉर्मूला था 1944 ईस्वी में, इसमें जो यहाँ पे मुस्लिम लीग थी उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया था। और युद्ध के पश्चात मुस्लिम बहुसंख्यक जो क्षेत्र थे उन्हें आत्मनिर्भर यानी कि उन्हें खुद के लिए अधिकार देने की बात की गई थी। कहाँ पे, जब यहाँ पे द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था, उसके बाद इनके बहुसंख्यक क्षेत्र को, जी कि जहाँ जोन से भी क्षेत्र भारत में ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में मुसलमान होंगे, उनके लिए कहा गया था। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मूले में कहा गया कि जो देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य, दूरसंचार, इन संचालन एक ही माध्यम से किया जाएगा। यानी कि इनका जो होगा, आपका जो देश विभाजन होगा, लेकिन फिर भी आपकी जो रक्षा विभाग है, उसके बाद जो वाणिज्य है, व्यापार का है, दूरसंचार है, कम्युनिकेशन वाला संचालन है, ये सब कुछ एक ही केंद्र से किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले राजगोपालाचार्य में क्या था, इन्होंने कहा था कि जो रक्षा है, वाणिज्य है,
और आपका संचार, ये सब क्या होगा, ये तीनों ही आपके एक केंद्र पर आधारित होंगे। यानी कि इन्होंने विभाजन की बात कही और साथ में ये कहा कि जो आपका रक्षा विभाग है, वाणिज्य विभाग है, ये सारे आपके, और संचार वाला विभाग है, ये सब तीनों एक ही केंद्र पर आधारित होंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, जो जिन्ना थे यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करते थे, क्योंकि वे ये नहीं चाहते थे कि जो हमारा रक्षा विभाग है, वाणिज्य विभाग है या संचार विभाग है, जो ये तीनों काम होंगे ये एक केंद्र से ना होते हुए हमें अलग चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपना राष्ट्र अलग चाहिए था, ना कि उन्हें इस तरीके से चाहिए था कि विभाजन भी हो जाएगा और विभाजन नहीं भी हो जाएगा। तो इसको किन्होंने क्या कर दिया, जो आपके जिन्ना थे इन्होंने क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए था, द्विराष्ट्र, यानी कि हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए, हमें एक साथ जुड़ना नहीं है, हमें अलग से चाहिए। ठीक है, ये इस फॉर्मूले की नीति थी। उसके बाद आपके स्टार्ट होंगे आप सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपको बीच में भी पढ़ा दिए गए थे। क्यों इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस और इनकी एक सेना थी आज़ाद हिंद फौज, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय ब्रिटिश सेवा में एक व्यक्ति था, उसका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह ने क्या करा था कि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज INA इसकी स्थापना का विचार आया था, क्योंकि आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम इस आज़ाद हिंद फौज से कौन कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो विचार आया था किसके आया था, मोहन सिंह के, ये व्यक्ति भी इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सिपाही जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया था, उनको लेकर मोहन सिंह ने मलाया में क्या किया, आज़ाद हिंद फौज को 15 दिसंबर, इसने क्या करा फिर 15 दिसंबर 1942 ईस्वी को गठन कर दिया। किसका, इसी का जो आपकी क्या थी या INA आज़ाद हिंद फौज, इसका क्या कर दिया, 15 दिसंबर को इसका गठन कर दिया। किसने, मोहन सिंह ने। और उन सब व्यक्तियों को इसमें जोड़ा गया था, उन सब सिपाहियों को जोड़ा गया था जिन्होंने जापान के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे व्यक्तियों को लेकर इन्होंने एक गठन बनाया था, उस था आज़ाद हिंद फौज। इसका गठन कर दिया था 1942 ईस्वी को। अब इन्होंने फिर और आगे क्या किया, 1942 ईस्वी में जब इन्होंने इसका गठन कर दिया, किसने, मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने जब इसका गठन किया, ठीक है, 1942 ईस्वी को इन्होंने जब इसका गठन किया, तो उसके बाद 1943 ईस्वी में क्या कर दिया कि जो रास बिहारी बोस इन्होंने क्या करा, 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने INA की कमान सुभाष चंद्र बोस की सौंप दी थी। यानी कि इन्होंने क्या करा, INA को किसको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को। अब तक इसमें कितने व्यक्ति आ चुके हैं, सबसे पहले मोहन सिंह, फिर उसके बाद रास बिहारी बोस, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। ये 3 व्यक्ति यहाँ पे आ चुके थे, क्योंकि इन्होंने उसकी कमान किसको सौंप दी, सुभाष चंद्र बोस को कर दी। कब की थी, 1943 ईस्वी में इन्होंने उसको सौंप दी थी। और फिर सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च सेनापति यानी कि कमांडर इसके घोषित हो गए थे। किसके, INA के, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के कमांडर घोषित हो गए थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, सिंगापुर में एक स्थायी क्या किया, सेना का गठन किया। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने देश की सेवा के लिए काम किया। फिर उन्होंने गांधी जी से भी नेतृत्व किया कि वहाँ पे क्या हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन होता, उसमें भी इन्होंने रोल निभाया। गांधी जी को इन्होंने फिर उसके बाद उपाधि भी घोषित की थी। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इसी तरीके से फिर आपको क्या कराए जाएंगे, यहाँ पे गवर्नर करवाएंगे, फिर उसके बाद आपके वायसराय करवाएंगे। उन्होंने कौन सी नीति की, किसके काल में सबसे पहले क्या हुआ था कि शिक्षा से संबंधित एक्ट बने थे, या फिर सती प्रथा हुआ था, किसका काल चल रहा था। या फिर आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किसके काल में हुआ था, चंपारण किसके काल में हुआ था, या 1912 ईस्वी में जब राजधानी बदली गई तब कौन से वायसराय का काल चला था। तो इस तरीके से आपके कुछ ऐसे छोटे छोटे तथ्य होते हैं जो आपके वायसराय से, गवर्नर जनरल से ये पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले जो आपकी सेना थी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, कृषि से संबंधित भी ऐसे भी क्वेश्चन कि पहली जनगणना किसके काल में हुई, स्थायी जनगणना किसके काल में हुई, भारतीय संविधान जो यहाँ पे अधिवेशन हुए थे किसके काल में स्टार्ट हुए थे, और फिर ये कब समाप्त हुए। और वायसराय ये जो आपकी महारानी विक्टोरिया थी ये किसके काल में, इन्होंने 3 दरबार हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, किसका काल चल रहा था। तो ये बहुत सारे ऐसे आपके अभी क्वेश्चन बाकी रह रहे हैं जो आपको यहाँ पे करवाएंगे। आराम से पढ़िएगा, अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। जब तक आप लोग के पास मई जून है तब तक आप लोग का ये पूरा हो जाएगा यहाँ से, और आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ज़्यादा समझ में आएगी। जितने भी वीडियो हिस्ट्री की अब तक जा चुकी हैं उनको सारी को आप 1-2 बार रिवाइज़ कर के पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन लोगों ने पढ़ लिया उनकी आप लोग स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, सुनकर भी आप बहुत सारी चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हम आप लोगों को ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा मैप के द्वारा आप लोगों को चीज़ों को पढ़ाएंगे। लेकिन जितना आप उन हमारी वीडियो को लाइक करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए, और हम उससे भी बेटर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसको आप सबसे पहले कीजिएगा, तभी आप लोग हमारे न्यू वीडियो को, इनके सेशन को आप देख पाएंगे। और लाइक कीजिएगा तो हम ये समझ रहे हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही है।